mm हो गया, तो ये कितनी डिस्टेंस आई सर? 50 mm आ गई। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखोगे तो उस दिन समझाया था कि ये पूरा यहां से इतना टूट के अलग होगा, यहां से इतना टूट के अलग होगा, तो ये वाला पार्ट इन दोनों पार्ट पर क्या करेगा? स्लिप करेगा, इन वाले प्लेन पर। तो ये कौन से प्लेन है सर? ये सर शियर प्लेन। ये कौन से प्लेन है सर? शियर प्लेन है। ये कैसे प्लेन है? शियर प्लेन। ये भी शियर प्लेन है, ये भी कौन सा प्लेन है? शियर प्लेन है। और यहां से खींच के आएगा, तो ये वाला कौन सा प्लेन है सर? ये टेंशन प्लेन है। ये उस दिन बताया था सब, अब बार बार नहीं बात कर सकता। ये कौन सा प्लेन है सर? टेंशन प्लेन। ठीक, तो ये शियर प्लेन हो गया और ये टेंशन प्लेन हो गया। अच्छा, और आपसे क्या बात किया था? ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में बताया था कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में दो टाइप का ही फेलियर हो सकता है। कैसे? उस दिन बोला था कि वीक प्लेन पे हमेशा कैसा फेलियर होगा? वीक प्लेन पर हमेशा सर यील्डिंग होगा, क्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगा। वीक प्लेन पर हमेशा कौन सी होगी सर? क्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगी, क्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगी। और स्ट्रॉन्गर प्लेन पे हमेशा क्या होगा सर? फ्रैक्चर होगा। तो इससे सर दो ऑप्शन बनते हैं, दो ऑप्शन बनते हैं। क्या क्या दो ऑप्शन बनता है? ये हो सकता है कि सर शियर प्लेन वीक हो, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है टेंशन प्लेन वीक हो। तो इनमें से करेक्ट कौन होगा? इनमें से कोई भी करेक्ट हो सकता है जिसके लिए वैल्यू कम आएगी। तो मैंने बोला था कि शियर का, मान लो शियर स्ट्रॉन्गर है, तो शियर पे क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ। और टेंशन प्लेन अगर वीकर है तो टेंशन पे क्या होगी सर? यील्डिंग होगी। तो एक बार इस केस के लिए आपकी टेंसाइल वो निकलेगी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ TDB1। और वो मैंने बोला था कि फार्मूला पहले लिख लिया करो, फिर रेक्टिफाई किया करो। 0.FUAN अपॉन में कितना? गामा M1। और ये यील्डिंग है तो AG इंटू में FY अपॉन में कितना? गामा M0। फिर तुमको याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था कि ये टेंशन की यील्डिंग हो रही है, तो टेंशन प्लेन का ग्रॉस एरिया होना चाहिए, और ये स्ट्रेस टेंशन की। और मैंने बोला था कि FU और FY, ये जो ग्राफ बनता है, याद करिए, ये जो ग्राफ बनते हैं ये टेंशन के और कंप्रेशन के ही होते हैं, तो इसमें ये टेंसाइल स्ट्रेस है। दूसरी चीज, ये शियर का फ्रैक्चर है, तो शियर का नेट एरिया होगा, और अल्टीमेट स्ट्रेस भी शियर वाली होनी चाहिए, लेकिन ये तो टेंशन की है, तो इसको √3 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बचा? आपके पास क्वेश्चन यही तो बचा ना कि सर हाउ टू फाइंड नेट एरिया, हाउ टू फाइंड नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन एंड हाउ टू फाइंड ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे? केस 2 जब आप लिखेंगे, केस 2 लिखेंगे, तो केस 2 में तुमने क्या माना? शियर वीकर है, तो शियर पे क्या होगी सर? यील्डिंग होगी। शियर पे क्या होगी? यील्डिंग होगी। और टेंशन पे क्या होगा सर? टेंशन पे हमने कहा कि सर टेंशन पे फ्रैक्चर होगा, टेंशन वाले प्लेन पे क्या होगा? फ्रैक्चर होगा। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लिया करिए, ये TDB1 हुआ, ये TDB2, और दोनों तुमको दिख रहा है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ दोनों नहीं हो सकते। मैंने बोला ना कि वीक प्लेन पर यील्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्गर पे या तो शियर स्ट्रॉन्गर होगा तो ये होगा, या तो शियर वीकर होगा। तो इनमें से एक ही चीज पॉसिबल है। तो शियर की यील्डिंग, पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए, AgFy अपॉन में कितना? गामा M0, बाद में रेक्टिफाई किया करिए। और फ्रैक्चर का मतलब 0.9 FUAN अपॉन में कितना? अपॉन में गामा M1। अब देखते हैं, ये शियर की यील्डिंग है, तो सर शियर का ग्रॉस, शियर V से डिनोट कर रहा हूं, और शियर स्ट्रेस होनी चाहिए। मैंने बताया था कि शियर स्ट्रेस बनाने के लिए इसको √3 से डिवाइड करो। फिर टेंशन का फ्रैक्चर है, तो सर टेंशन का नेट एरिया होना चाहिए, और ये FU मतलब टेंसाइल स्ट्रेस ही होती है। तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन क्या है? आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रॉस एरिया ऑफ शियर प्लेन, ग्रॉस नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन, एंड नेट एरिया ऑफ क्या? नेट एरिया ऑफ किसका? टेंशन प्लेन। बहुत आसान है बेटा, दिमाग में क्या रखना है? ग्रॉस का मतलब विदाउट होल, जब होल नहीं था, अनरिड्यूस, विदाउट होल के अनरिड्यूस। और नेट का मतलब विथ होल के साथ एरिया देखना है, होल के साथ। अब देखो टेंशन प्लेन, देखो ये प्लेट की विड्थ भी है, ये प्लेट ऐसे है, देखिए ये प्लेट ऐसे होगी ना। हाँ सर, इस प्लेट की विड्थ कितनी है तुमको पता है कि नहीं पता? मुझे नहीं आइडिया। 80 मैं बता चुका हूं, वैसे 80 ISF 610 की है ये प्लेट। इसका मतलब हुआ कि इस प्लेट की विड्थ 80 mm है, और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है सर? 10 mm है। मतलब दिस वन इज कितना? दिस वन इज 80 mm,
दिस वन इज 80 mm एंड द थिकनेस ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है बेटा 10 mm है। तो आप मुझे बताओ कि जब ये प्लेट यहां से ये वाला सेक्शन जो होगा, इस सेक्शन की भी विड्थ तो कितनी होगी 10 mm होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, मतलब ये प्लेट ऐसे होगी, ऐसे करके कुछ ऐसे, अब डायग्राम ये ऐसे ऐसे, और ये जो विड्थ है ये सब, ये सब थिकनेस जो है, ये सब थिकनेस कितनी होगी सर? ये सब थिकनेस सर 10 mm होगी। ये सब थिकनेस कितनी होगी? 10 mm होगी। तो चाहे शियर प्लेन हो चाहे टेंशन प्लेन, सब पे थिकनेस कितनी है सर? सब पे थिकनेस कितनी है? 10 mm। बहुत आसान सा है अगर सोचो तो, अगर बहुत आसानी से देखोगे तो आप देखिए टेंशन प्लेन कौन सा है? टेंशन प्लेन का एरिया चाहिए ना? हाँ सर, टेंशन प्लेन का दोनों एरिया चाहिए, ग्रॉस एरिया। ये रहा सर टेंशन प्लेन। अगर होल नहीं बना होता तो इसका ग्रॉस विड्थ कितनी होती सर? ग्रॉस विड्थ ये होती, कितनी होती सर? 50 mm होती, ठीक है। और थिकनेस कितनी है इस प्लेन की सर? 10 mm। तो इसका ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा? देखिए फिर से, अगर ये टेंशन प्लेन है, इसका एरिया चाहिए, अगर इसमें विड्थ नहीं, अगर ये होल नहीं बने होते, होल नहीं बने होते, देखो इधर होल नहीं दिख रहा है ना, इधर होल नहीं दिख रहा है, तो कितना है सर? 50 mm विड्थ है ना, तो 50 और इनटू में थिकनेस कितनी सर? 10। ये इसका क्या हो गया सर? ये हो गया इसका ग्रॉस एरिया टेंशन प्लेन का। इसी तरीके से टेंशन प्लेन का है ये ग्रॉस एरिया लिखना। नेट एरिया, नेट एरिया में मैंने क्या बोला था कि होल को इफेक्ट को देखना है। पहले विड्थ कितनी थी सर? 50, और जब तुमने होल बनाया तो क्या हुआ सर? यहाँ पे सर प्लेट की विड्थ कम हो गई इतनी, और यहाँ पर भी प्लेट की विड्थ, तो कितना कम हुआ? अरे सर ये ऐसे था, होल इतना बड़ा था, तो ये कितना होता है? ये डायमीटर ऑफ होल होता है, और डायमीटर ऑफ होल यहाँ पर कितना, ये भी नहीं लिखा है क्या? ठीक है, मान लो कि लेट M16 बोल्ट है, सॉरी M16 बोल्ट है, ये देना पड़ेगा इसमें। हाँ, M16 बोल्ट है, मानना पड़ेगा M16 बोल्ट है, ये हटा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे है ना। अब ये होता है जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, और वैसे आईएएस का पेपर देते देते, आईएएस के पेपर देते देते आप फिर वही वही माइंडसेट हो जाता है कि इसमें तो मानना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है स्टील के पेपर में, जब बोल्ट ग्रेड ना गिवन हो, कभी मिस हो जाता है तो 4.6 मानिए, और प्लेट ग्रेड ना गिवन हो, प्लेट ग्रेड ना गिवन हो तो हमेशा उसको क्या मानिए? Fe 400 दें। बोल्ट तो भी देता है, प्लेट हमेशा मिस करता है। ठीक है, बोल्ट का ग्रेड यहाँ पर काम भी नहीं है, बोल्ट के ग्रेड का काम नहीं है, बोल्ट के किसका, ये M16 बोल्ट है, सिर्फ इसका काम है। और प्लेट का ग्रेड Fe 410 है। ठीक है, प्लेट ग्रेड कितना है? प्लेट ग्रेड है Fe 410, प्लेट ग्रेड है Fe 410। ठीक, तो M16 है, M16 का मतलब बोल्ट का डाया कितना है? 16, तो डायमीटर ऑफ होल कितना बनेगा सर? 16 + 2। तो आप देखिए ये कितना होगा सर? ये देखो, ये सिर्फ क्या ऐसे जाके यहां से ऐसे टूट गया है, तो ये कितना होगा सर? ये डायमीटर ऑफ होल बाई 2 होगा, तो ये DH/2 ये होगा, और ये भी सर DH/2 होगा। तो कितना? 50 में से DH/2 यहां चला गया ऊपर। अरे यार ये ऐसे है बेटा, देखिए ये ऐसे यहां से लेकर यहां तक ये कितना है सर? 50। ग्रॉस विड्थ कितनी थी? 50। उसमें से यहाँ कितना चला गया सर? DH/2, और यहाँ पर भी DH/2 चला गया, तो कितना बचेगा? 50 - DH/2 यहाँ पर, 50 - DH/2 यहाँ पर, और प्लेट की थिकनेस अभी भी कितनी होगी? 10। तो नेट एरिया ऑफ शियर टेंशन प्लेन कितना आ गया? 50 - DH/2, DH/2 मतलब DH हो गया, डायमीटर ऑफ होल हो गया 18, और ये आया 32, और 32 इंटू में 10 मतलब 320 स्क्वायर आ गया। तो ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन कितना है? ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन आया 500, और नेट एरिया कितना है? 320 mm²। अब एक गलती इसमें ये मत करना कि शियर, देखो इसमें शियर दोनों साइड से रजिस्ट, शियर दोनों है, ये भी प्लेन है शियर प्लेन, ये भी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको ये ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं शियर का, देखते हैं सबसे पहले शियर का ग्रॉस एरिया देखते हैं। तो देखो तुम एक साइड का बात, अगर शियर, ये शियर प्लेन है, अगर होल नहीं होते, ये वाला होल नहीं होता और ये वाला होल नहीं होता, तो क्या होता सर? यहां से लेकर यहां तक विड्थ कितनी होती है? अभी बताया था, यहां से यहां तक विड्थ कितनी होती है? देखिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक 30 और ये 40, तो यहां से लेकर यहां तक की विड्थ कितनी होती सर? 70 होती। ये इस जगह से लेकर इस जगह तक विड्थ कितनी होती? 70। अगर प्लेट में क्या नहीं होता? होल नहीं होता, तो ग्रॉस एरिया कितना आया? 70 इंटू 10। लेकिन सर इधर भी शियर प्लेन है, इधर भी है, दो जगह रेजिस्टेंस मिल रहा है ना,
तो इसको कितना कर लीजिए सर, 2 से इंटू कर लीजिए, ये आ गया 1400 mm स्क्वायर, 1400 mm स्क्वायर। नेट एरिया देखते हैं, 2 से इंटू कर लेना है बस, नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन देखते हैं। सर टोटल विड्थ कितनी थी सर, टोटल विड्थ 70 थी। अब देखिए इसमें होल बनने से कितनी विड्थ कम हो गई सर, इस जगह पे सर ये कितना है सर, ये पूरा का पूरा डायमीटर ऑफ होल है, ठीक है। और ये कितना है सर, ये सर हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ होल है, तो इसका मतलब 70 माइनस 1 और ये 1.5, तो 1.5 ऑफ BH इनटू में कितना सर, इनटू में 10, और दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय कितने से, 2 से। क्यों, क्योंकि एक शियर प्लेन इधर, एक शियर प्लेन इधर, तो ANV कितना आ जाएगा, ANV 70 माइनस में डायमीटर ऑफ होल कितना 18, मतलब कि 70, और ये 10 इंटू 20 मतलब सॉरी 10 इंटू 2 मतलब 20, तो नेट एरिया कितना आ जाएगा 70 माइनस 7, ये आया 63, 63 में से 43, और 43 मतलब 86, ये आया 860 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्रॉस एरिया ऑफ शियर प्लेन ये हो गया, नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन ये हो गया। अच्छा, एक अच्छा बच्चा क्या है जो जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मैंने बोला था कि इसमें वीक प्लेन पे ग्रॉस फेलियर होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेन पर फ्रैक्चर होगा। तो तुमने जब शियर पर फ्रैक्चर माना तो तुमने शियर प्लेन को स्ट्रॉन्ग माना है और टेंशन को क्या माना है, टेंशन को वीक माना है, ठीक है। शियर यील्डिंग माना तो मतलब शियर को तुमने वीकर माना है और टेंशन प्लेन को तुमने क्या माना, स्ट्रॉन्गर माना है। तो इसीलिए तो बोल रहा कि या तो ये होगा या तो ये होगा। पता कैसे लगेगा सर, जो मिनिमम आएगा। तो एक तरीका है कि पुट करो और सॉल्व करो, और दूसरा है कि यहीं से जस्टिफाइड कर सकते हो। कैसे सर, सर शियर प्लेन का एरिया देखिए सर, ग्रॉस एरिया 1400 mm स्क्वायर, और टेंशन वाले का देखिए सर 14500 mm स्क्वायर। सर नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन 860 mm स्क्वायर और इसका 320। तो सर आप देखिए ना, शियर प्लेन के एरिया क्या आ रहे हैं सर, शियर प्लेन के दोनों एरिया ग्रॉस के सॉरी टेंशन के दोनों एरिया से ज्यादा आ रहे हैं। तो सर आई एम डैम श्योर कि शियर प्लेन स्ट्रॉन्गर होगा, और शियर प्लेन स्ट्रॉन्गर होगा और टेंशन वाला क्या होगा, वीकर होगा। तो तुम यहां से भी अगर ये तुम जज कर लेगा, ये तो तुम दोनों कब लिख रहे हो, जब तुमको पता नहीं ना कि शियर स्ट्रॉन्गर है, तो तुमने एक बार शियर को स्ट्रॉन्गर माना, एक बार शियर को वीकर माना। अब यहां से पता लग रहा है कि शियर क्या है, शियर स्ट्रॉन्गर है और टेंशन वीकर है, तो तुमको ये वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम कंफर्म हो चुके हो कि शियर स्ट्रॉन्गर है। अगर नहीं कंफर्म हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तब तो लिखा ही हुआ है सामने, इसको सॉल्व करिए। TDB1 इक्वल टू 0.9 FU प्लेट है, तो प्लेट 410 है, मैंने बताया था कि इसका 410। नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन, नेट एरिया ऑफ शियर प्लेन कहां गया, ये है 860 √3 अपॉन में गामा M1, गामा M1 की वैल्यू कितनी, गामा M1 की वैल्यू 1.25 इनटू में AGT ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन मतलब कितना 500, और FY कितना सर 250, और गामा M1 कितना 1.1 हो गया ये। इसी तरीके से TDB2, वैसे मुझे पता लग गया है कि वही आंसर आएगा, ठीक है। TDB2 ग्रॉस एरिया ऑफ शियर प्लेन, ग्रॉस एरिया ऑफ शियर प्लेन कितना सर 1400 इनटू में FU मतलब 410, गामा M0 1.1 इनटू में √3 प्लस में 0.9 इनटू में FU मतलब 400, अरे ये FY होगा, हाँ ये AG, ये FY 250 0.9 410। नेट एरिया ऑफ टेंशन प्लेन ये है 320, 320 अपॉन में कितना, अपॉन में सर 1.25। सर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो कौन होगा, इन दोनों में जो क्या आएगा TDB, इन दोनों में जो क्या आएगा मिनिमम आएगा वो होगा। तो TDB1 और TDB2 में जो मिनिमम आएगा वही तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बताइए कौन आ रहा है। तुम लोग यार बने हुए हो, सब लोग हेलो हेलो लिख के भेजिए, देखता हूँ कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। 10 लोग हो लाइव, ना कोई कुछ पूछता है कि नींद में हो। हेलो लिख के भेजिए सारे लोग। हेलो, दो लोग हैं देखिए, चोरी पकड़ी गई। 3, अच्छा सुजाता तो पढ़ती है, चलो 3 4 5 है तो यार।
पूछते क्यों नहीं बेटा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बैठते ही नहीं इतनी देर। हो गया? ये जो टॉपिक तुम टीडीजी टीडीएन वाला पढ़ रहे हो, टीडीजी टीडीएन वाला पढ़ रहे हो, इससे तुम्हारा क्या काम निकल जाएगा? इससे तुम्हारा वो भी काम निकलेगा। कौन सा काम? टेंशन मेंबर का। इसीलिए बोल्ट में जानबूझ के मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया, बोल्ट में एकदम जानबूझ के यहाँ पर पढ़ा दिया। किस पर्पज से सर? इस पर्पज से पढ़ा दिया ताकि ताकि आपका एक टॉपिक और कवर हो जाए। और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ पूछ सकता है, गेट में अभी तक नहीं पूछा है। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? वेल्डिंग नया चैप्टर है। अभी हम वेल्डिंग पढ़ेंगे। अभी हमने बोल्टिंग पढ़ा और बोल्टिंग में केवल कॉन्सेंट्रिक मोमेंट नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से हम वेल्डिंग पढ़ने जा रहे हैं और वेल्डिंग भी दो बार में पढ़ेंगे। एक बार वेल्डिंग कॉन्सेंट्रिक पढ़ेंगे और एक बार वेल्डिंग कौन सी पढ़ेंगे? इसेंट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्सेंट्रिक वेल्डिंग कनेक्शन। कॉन्सेंट्रिक वेल्डिंग कनेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। तो वेल्डिंग दो टाइप की हमको पढ़ना है। कौन कौन सी सर? एक बट वेल्ड और दूसरा कौन सा सर? फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड और दूसरा कौन सा? फिलेट वेल्ड। ठीक है, और पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बट वेल्ड बस नाम मात्र का है और फिलेट वेल्ड आपका बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट है। दूसरी चीज, फील्ड में भी अगर कहीं पर वेल्डिंग हुई होगी तो मान के चलना कि 90% उसके फिलेट होने के ही चांसेस है। तो बट वेल्ड देखते हैं। बट वेल्ड क्या है? जल्दी वाला टॉपिक है ना ये, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें कम समय लगेगा। बट वेल्ड क्या है? बट वेल्ड को ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं, नाम लेकिन समझ में आता है बट वेल्ड से, ग्रूव वेल्ड। ठीक है, जब कोई भी दो मेटल पीसेस एक ही डायरेक्शन में अलाइन करके, एक ही डायरेक्शन मतलब जैसे ये दो मार्कर जोड़ना है और इन दोनों को बट टू बट ऐसे रखा, एक ही डायरेक्शन में अलाइन करके जोड़ना है। मतलब जैसे एक ही डायरेक्शन में अलाइन है ना, और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो मेटल पीसेस को जोड़ा जाए उनके बीच में 180 डिग्री एंगल, तो उस समय जो वेल्डिंग होती है वही बट वेल्डिंग होती है। तो दोनों चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जब मेटल पीसेस बट टू बट रखी जाए, बट टू बट बट टू बट रख के वेल्ड की जाए। दूसरा ये भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ये भी आप बोल सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो मेटल पीसेस, सेम डायरेक्शन में मेटल पीसेस क्या हो? सेम डायरेक्शन में मेटल पीसेस अलाइन हो, या सब एक ही चीज है, या मेटल पीसेस के बीच में एंगल आप कितना हो? 180 डिग्री। एक मेटल पीस ऐसे, दूसरी मेटल पीस ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अच्छा, ये हो गया ग्रूव वेल्ड की डिफिनीशन। अब टाइप ऑफ ग्रूव वेल्ड क्या है? टाइप ऑफ ग्रूव वेल्ड के खूब सारे टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ग्रूव वेल्ड जैसे जैसे एक मेटल पीस ये थी, एक मेटल पीस ये है और दूसरी मेटल पीस ये है, इन दोनों को जोड़ना है और बीच में तुमने गैप रखा, और गैप रखने के बाद यहां पर तुमने क्या कर दिया? वेल्डिंग कर दिया। कुछ गैप रखोगे तभी तो वेल्डिंग करोगे। ये रेड वाला वेल्डिंग मटेरियल, ये रेड वाला वेल्डिंग मटेरियल है ऐसे, और यहां पर तुमने ऐसे वेल्डिंग कर दिया। तो इस टाइप की वेल्डिंग को आप स्क्वायर ग्रूव वेल्ड बोलोगे। कौन सा ग्रूव वेल्ड बोलोगे? स्क्वायर ग्रूव वेल्ड बोलोगे। ठीक है, और ये वाला तभी तक वैलिड है जब तक थिकनेस प्लेट की 8 mm से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। मतलब प्लेट की थिकनेस 8 mm से ज्यादा है तो आप इसको नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा ग्रूव वेल्ड है? दूसरा जैसे ये एक मेटल पीस है और दूसरी ये मेटल पीस है और इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इस मेटल पीस में से इतना काट देंगे। जैसे ये मेटल पीस थी तो क्या किया हमने? इतना पीस इसका काट के निकाल दिया, इस वाले का, और दूसरे वाले का भी इतना पीस काट के निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेस कर रहा है, जिस फेस पर वेल्डिंग होनी। तो इसका इतना फेस काट के निकाल दिया, इसका भी इतना फेस हमने क्या कर दिया? इसका भी इतना फेस हमने काट के निकाल दिया। अब ऐसे चिपका के रखोगे तो सर ऊपर से ही वेल्डिंग होगी। हाँ, ऊपर से ही वेल्डिंग होगी क्योंकि नीचे तो चिपका हुआ है, तो ऊपर से इसमें वेल्डिंग हुई। और क्या दिख रहा है? वी दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर। पहले उसमें क्या था? ऐसे दिख रहा था। इस वाले में एक प्लेट ऐसे थी, एक प्लेट ऐसे,
तो क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए स्क्वायर हो गया था। इसको बोलेंगे सिंगल वी ग्रूव वेल्ड, सिंगल वी का क्या, ग्रूव वेल्ड। अब तो खूब कहानी ऐसे ही है, सिंगल वी ग्रूव वेल्ड, ठीक। जैसे दो मेटल पीसेस हैं, ये एक मेटल पीस है, और तो तुमने क्या किया, इतना पीस ये कट कर दिया, ऊपर से भी इतना कट कर दिया, और दूसरा वाला मेटल पीस जो है, दूसरा वाला मेटल पीस भी ऐसे ही बना लिया, ये ऐसे बना लिया, ठीक। और तुमने वेल्डिंग क्या किया, वेल्डिंग सर वील्डिंग से भी कर सकते, नीचे से भी कर सकते, तो ऊपर से भी वेल्डिंग किया और नीचे से भी वेल्डिंग किया तुमने। ये क्या दिख रहा है सर, डबल वी दिख रहा है, तो दिस वन इज अ डबल वी ग्रूव वेल्ड, दिस वन इज अ डबल वी ग्रूव वेल्ड, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं फ्यूजन फेस के बेसिस पे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन करना। फ्यूजन का मतलब जिस जिस पे जोड़ा जा रहा है, फ्यूजन का समझते हैं ना, मतलब फ्यूजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब टूटना, और फ्यूजन का मतलब जोड़ना। तो जिस फेस पर जुड़ाई हो रही है वो फेस कैसे दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पर ग्रूव वेल्ड को बांटा जाता है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन फेस, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने नहीं लिखा, थोड़ी देर में समझ में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, फ्यूजन फेस के बेसिस पे। और भी हो सकते हैं, हाँ बहुत है ऐसे। ये रहा, आप मन करे ये ऐसे बना लो, ये एक पीस हुई और दूसरी पीस ये है सर, ठीक है। जब ऐसे बनाएंगे तो सर ऐसे नीचे चिपका के रखेंगे, तो वेल्डिंग सर सिर्फ एक साइड से हो पाएगी। ये क्या है सर, सामने से समझ देख के आ रहा है, सिंगल यू का कौन सा, ग्रूव वेल्ड, ठीक है। ऐसे ही सर डबल यू भी हो सकता है, बेटा अब एक पेन से बना रहा हूं मैं, ठीक है, बस समय लग रहा है उस तरीके में। ये सर ऐसे, और दूसरी प्लेट ऐसे, ये। अब सर इसमें क्या, इसमें सर ऊपर से भी वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग मटेरियल, ये रेड वाला वेल्डिंग मटेरियल, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा सर, डबल डबल यू ग्रूव वेल्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, डबल यू ग्रूव वेल्ड हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक मेटल पीस ये है, ऐसे ऐसे एक मेटल पीस, और दूसरी मेटल पीस ये है, दूसरी मेटल पीस ऐसे है, ठीक है। एक इस तरीके से है और दूसरी ऐसे है, तो इसमें वेल्डिंग कहां से होगी, एक साइड से होगी। तो इसको बोलते हैं सिंगल बीवल ग्रूव वेल्ड। क्या बोलते हैं, ये कोई फेस नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बीवल, बीवल इस शेप को ऐसे बीवल बोलते हैं, सिंगल बीवल ग्रूव वेल्ड बोलेंगे, ठीक है सर। डबल बीवल भी होगा, हाँ डबल बीवल भी होगा। ये रहा एक फेस और ये रही दूसरा, दूसरा मेटल पीस ऐसे बना दिया। इसमें क्या होगा सर, इसमें दोनों साइड से वेल्डिंग होगी, ठीक है, और इसमें दोनों साइड से वेल्डिंग होगी, ठीक है। ये होगा कौन सा, डबल बीवल ग्रूव वेल्ड। तो ये किसके बेसिस पे सर, फ्यूजन फेस के बेसिस पे आपने बता दिया, फ्यूजन फेस के बेसिस पे बता दिया कि ये कौन से वेल्ड है, सिंगल बीवल डबल, ऐसे बता दिया। इनमें से ग्रूव वेल्ड को एक और तरीका है बांटने का, बोला जाता है कि ग्रूव वेल्ड में भी पार्शियल पेनिट्रेटेड या कंप्लीटली पेनिट्रेटेड, ठीक है। पार्शियल पेनिट्रेटेड का मतलब होता है कि जब इंटायर थिकनेस ऑफ मेंबर जुड़ी हुई हो वेल्डिंग मटेरियल से, इंटायर फेस ऑफ वेल्डिंग मटेरियल जुड़ी हुई, कैसे सर, जैसे ध्यान से सुनिए कि ये एक प्लेट है, कितने की, ये एक प्लेट है सर 18 mm की, और दूसरा इसको 18 mm की प्लेट से ही जोड़ना है, 18 mm की प्लेट से ही जोड़ना है। और अगर वेल्डिंग पूरा 18 mm तक है तभी इसको कंप्लीट बोलेंगे, नहीं तो पार्शियल बोलेंगे। तो देखिए, अगर तुमने क्या बनाया है, इनका सिंगल वी बनाया, ये ऐसे सिंगल वी बनाया, ऐसे सिंगल वी बनाया, तो क्या होगा सर, सिंगल वी बनाएंगे तो सर वेल्डिंग सिर्फ ऊपर से होगी, नीचे वाली लेंथ बस ऐसे रखी होगी, वेल्डिंग नहीं होगी। तो इसमें इंटायर थिकनेस तक क्या वेल्डिंग है, नहीं है सर। तो ऐसी वेल्डिंग को पार्शियल वेल्डिंग बोलेंगे, और जिसमें इंटायर थिकनेस वेल्ड होगी वो क्या होगी सर, वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो स्क्वायर को तो किसी में मत रखिए, ये बहुत लिमिटेड है। तो ये क्या होगी सर, ये पार्शियल होगी, क्यों, क्योंकि सर ये नीचे की थिकनेस ऐसे जुड़ी नहीं है, तो ये पार्शियल पेनिट्रेट होगी। डबल कैसी होगी सर, कंप्लीट होगी, हो गया। ये क्या होगी सर, ये पार्शियल, जितनी सिंगल है सब पार्शियल होंगी। ये क्या होगा सर, ये सर कंप्लीट पेनिट्रेटेड होगा, पूरी विड्थ कम। ये कैसी होगी सर, ये पार्शियल पेनिट्रेटेड होगी, और ये कौन सी होगी सर, ये सर कंप्लीट पेनिट्रेटेड होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये वेल्ड का टाइप हो गया, ठीक है। तो अच्छा कौन सा है सर, अच्छा सर, दिमाग अगर आंख बंद करके भी सोचूं, ठीक है, अगर कुछ दिमाग भी ना लगाऊं, तो कंप्लीट पेनिट्रेटेड वेल्ड ज्यादा बढ़िया है।
कंप्लीट पेनिट्रेटेड वेल्ड ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या है, कुछ इनके डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन और कोड के कुछ प्रोविजन है। इसमें जरूरी नहीं है इसके कोड के प्रोविजन लिखा दूंगा, लेकिन बताऊंगा सारे एकदम बेहतरीन तरीके से फिलेट में। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और कोडल प्रोविजन है। सबसे पहला रीइंफोर्समेंट का है प्रोविजन। रीइंफोर्समेंट ये क्या है सर? रीइंफोर्समेंट क्या है? इसमें रीइंफोर्समेंट क्या है, देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूं, हमको क्या करना था, हमको तो ये 2 मेटल पीस जोड़नी थी ना सर, ऐसे, ये ऐसे। तो हम वेल्डिंग जब कर रहे थे तो वेल्डिंग सर ऐसे करते, बस यहां तक ऐसे एकदम। लेकिन हम हर बार थोड़ा सा वेल्डिंग मटेरियल क्या कर दे रहे हैं, हर बार वेल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, ज्यादा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हाँ सर, ज्यादा प्रोवाइड। तो यही जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो दिस एक्स्ट्रा वेल्डिंग मटेरियल, this extra welding material is known as what? This extra welding material is known as reinforcement। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? दिस शुड नॉट बी मोर देन 10% थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर। जैसे ये कनेक्ट हो रहा है, 18 mm के मेंबर कनेक्ट हो रहा है, तो 10% मतलब 1.8 mm से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि सर अगर मान लीजिए कि एक प्लेट 18 की और एक 10 की है, तब क्या लेंगे, तब कौन सी थिकनेस? मिनिमम वाली थिकनेस। मैंने बोला है कि हमेशा मिनिमम वाली थिकनेस लेता है। तो दिस रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ थिकनेस ऑफ 10% ऑफ थिकनेस ऑफ व्हाट? 10% थिकनेस ऑफ, और वो भी लिख देता हूं चलो, थिकनेस 10% ऑफ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ थिकनेस ऑफ, किससे? थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट कनेक्टेड, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट कनेक्टेड, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट कनेक्टेड। ठीक है, ये क्या हो गया सर? ये हो गया रीइंफोर्समेंट। ऐसे ही दूसरा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। और ये याद रखना, फिलेट में अलग होगा और यहां पर अलग होगा, डिफिनीशन भी अलग होगी। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, टीई। व्हाट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस? सबसे पहले याद रखिए, ये मैंने गलत बोल दिया, साइज ऑफ ग्रूव वेल्ड, गलत पढ़ा दिया था थोड़ा सा। साइज ऑफ ग्रूव वेल्ड, तो बोलेंगे ना कि ग्रूव वेल्ड किस साइज की प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहले याद रखिए कि साइज ऑफ ग्रूव वेल्ड इज डेजिग्नेटेड बाय, जैसे बोला जाए कि सर्वज्ञ की साइज क्या है, तो जनरली दिमाग में यही आता है, लेंथ। तो मेरी साइज किससे डेजिग्नेट की गई? लेंथ से। ठीक है, तो साइज ऑफ ग्रूव वेल्ड इज डेजिग्नेटेड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये थी हेडिंग। ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस से क्या की जाती है? डेजिग्नेट की जा सकती है। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को हम टी से करेंगे। सर व्हाट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस? ये केवल ग्रूव वेल्ड के लिए ट्रू है, फिलेट के लिए 1 रुपए का भी ट्रू नहीं है। फिलेट के लिए अलग डिफिनेशन आती है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी की वैल्यू कितनी है? टी क्या है सर? टी है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल, या थिकनेस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल। मतलब वेल्डिंग मटेरियल कितना पेनिट्रेट कर गया है, वही जो उसकी थिकनेस या डेप्थ होगी, उसी को टी बोलेंगे। जैसे मान लो कि 2 प्लेट थी 18 mm की, 2 प्लेट थी कितने कितने की? 18 mm की, और इनको डबल ग्रूव वेल्ड करके जोड़ा गया, डबल भी। ठीक है सर, 18 mm की प्लेट थी, डबल ग्रूव वेल्ड बनाया गया, ये गया, एक हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तुमने ऊपर भी वेल्डिंग किया, और कहां पर वेल्डिंग किया? नीचे भी वेल्डिंग किया। तो रीइंफोर्समेंट को नहीं काउंट करेंगे, रीइंफोर्समेंट को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। तो आप देखिए वेल्डिंग कितना पेनिट्रेट कर गई सर? वेल्डिंग तो 18 mm पेनिट्रेट कर गई। क्यों? अरे सर पूरी डेप्थ पेनिट्रेट कर रही। रीइंफोर्समेंट को कभी नहीं लेते। रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में मुझे वही लिख देना चाहिए था, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं ध्यान आया। नॉट कंसिडर्ड इन एनी कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन में इसको क्या नहीं करना है? कंसिडर नहीं करना है। तो अगर मैं रीइंफोर्समेंट को छोड़ दूं, तो क्या होगा सर? वेल्डिंग की डेप्थ कितनी है सर? वेल्डिंग की डेप्थ तो पार्ट जो कनेक्ट कर रहे हैं उनके बराबर है। तो ये तो सर कब होगा? ये तो सर जब कंप्लीट पेनिट्रेटेड होगा। इसमें अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर मैं इसको हटा दूं,
तो वेल्डिंग कितना पेनिट्रेट की है सर, यहां से इतना और यहां से इतना पूरी। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कहा गया ये, तो अगर मैं रीइंफोर्समेंट को हटा दूं तो पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल कितना है सर, ये और ये दोनों सम करोगे तो थिकनेस ऑफ पार्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो इस टी की वैल्यू, इस टी की वैल्यू थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग पार्ट के बराबर आएगी। थिकनेस ऑफ किसके बराबर आएगी, कनेक्टिंग पार्ट के बराबर आएगी। किस केस में, किस केस में सर, जब कंप्लीट पेनिट्रेटेड वेल्ड है। कैसा वेल्ड है, कंप्लीट पेनिट्रेटेड वेल्ड है, कंप्लीट पेनिट्रेटेड वेल्ड है। और पार्शियल पेनिट्रेटेड वेल्ड में क्या होगा सर, पार्शियल पेनिट्रेटेड वेल्ड में पूरी थिकनेस नहीं है। तो इसके लिए एक तो एक्चुअल में है, ये होता है 7/8 ऑफ थिकनेस, 7/8 ऑफ थिकनेस, ठीक है। थिकनेस जिसको जोड़ रहे, थिकनेस ऑफ पार्ट्स, थिकनेस ऑफ पार्ट्स जो भी है, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में। लेकिन कोड परमिट नहीं करता, कोड कहता है कि यू शुड टेक दिस वन इज 5/8 ऑफ थिकनेस, टेक दिस वन इज एज पर IS 800 2007, ठीक है। हमको ये लेना भी नहीं, हम इसकी बात ही नहीं कर सकते। दिस वन इज फॉर किसके लिए, पार्शियल पेनिट्रेटेड वेल्ड के लिए, ठीक। तो दिस वन इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। इतना ही पढ़िए आप वेल्डिंग में, इतना ही पढ़िए, किसमें, इतना ही पढ़िए, इतना ही पढ़िए ग्रूव वेल्ड में। इसमें ये नहीं है कि छोड़ दिया है कुछ, छोड़ा ओड़ा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ग्रूव वेल्ड इतना ही आपके लिए काफी है, बाकी चीजें फिलेट वेल्ड पर कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। इंटरेक्शन नहीं है आपके साथ, पता नहीं क्या है आप लोगों का चक्कर, मुझे नहीं समझ में आता। डाउट भी आप लोग बहुत नहीं पूछते ना, बहुत ज्यादा हाय हेलो होता है। बाकी जो भी बैचेस चल रहे हैं उनमें इंटरेक्शन है, आप सब वाले में पता नहीं क्या, या हो सकता है सारे लोग हाँ, ये भी एक दिक्कत है कि आप सारे लोग अलग अलग कॉलेज के हैं, ये भी एक बड़ा चीज है, ठीक है। इसलिए आपका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए थैंक यू, कल फिलेट वेल्ड देखेंगे हम।